नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक कई बच्चे इसको एक समझने की भूल कर जाते हैं। अनुस्वार जो है वो पंचम अक्षर है, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, जैसे कवर्ग का न, चवर्ग का न, टवर्ग का, इस तरह इसको बोलते समय जब पंचम वर्ण आए तो उसी वर्ग का तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पंखा में है, ख से पहले पंचम वर्ण आया है तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे है ये संग। संग शब्द में ग, कवर्ग का ग जो है उसमें पांचवा वर्ण आया है तो हम उसको अनुस्वार में लिख सकते हैं। इसी तरह जंघा। जंघा शब्द में कवर्ग का घ शब्द, उसमें जो न का आवाज़ आ रही है उसको हम अनुस्वार का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इस तरह ये सभी व्यंजन हम पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं चवर्ग का हाँ। ये पंचायत शब्द है। पंचायत में च के आगे न की आवाज़ आ रही है, जो वो चवर्ग का नाड़ा लिखना है, उसको हम पंचम वर्ण यानी अनुस्वार के रूप में पंचायत में इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे है पंछी। पंछी शब्द में छ के साथ न की आवाज़ जो आ रही है, इसे हम अनुस्वार रूप में इस तरह लिख सकते हैं। आगे है व्यंजन। ज शब्द के साथ चवर्ग का ही हमने न की आवाज़ है, ये इस तरह व्यंजन लिखेंगे। झंझट शब्द। आगे है झंझट। चवर्ग का चौथा वर्ण झ, झ के साथ न की आवाज़ जो आ रही है उसको हम अनुस्वार रूप में इस तरह लिखेंगे। आगे टवर्ग है। टवर्ग में टवर्ग का जो न है उसको अनुस्वार रूप में कैसे लिखेंगे। घंटी शब्द में जैसे टवर्ग का ट शब्द आया है तो न व्यंजन इसके साथ न जो आया है हम अनुस्वार रूप में इस तरह लिखेंगे। आगे है कंठ। कंठ में ठ शब्द के साथ ण की जो आवाज़ आ रही है उसे अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको हर शब्द एक एक समझा रही हूँ। जैसे झंडा शब्द है, झंडा में ड के साथ ण इस प्रकार अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। आगे है ये गंढा। वैसे गंढा शब्द पंजाबी का है, इसको प्याज इसको बोलते हैं, लेकिन हम ढ को समझने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ कि ढ के साथ जब न की आवाज़ आ रही है तो उसे अनुस्वार रूप में इस तरह लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे अब त्वर्ग। त्वर्ग में जो परंतु शब्द है, त्वर्ग का त शब्द है, इसमें न की आवाज़ पंचम वर्ण की आवाज़ को हम अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। आगे है पंथ। थ शब्द त्वर्ग का दूसरा वर्ण, उसमें न की आवाज़ आ रही है तो ये पंथ इस तरह लिख सकते हैं। चंदन शब्द द के साथ न की आवाज़ है, ये त्वर्ग का न ही है लेकिन हम इसे अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। इस तरह कंधा। ध शब्द ध के साथ न की जो आवाज़ आ रही है उसे हम अनुस्वार रूप में इस तरह लिख सकते हैं। आगे देखिए पवर्ग। पवर्ग में चंपक शब्द। चंपक जो है पांचवा वर्ण पवर्ग का म है, तो ये म की आवाज़ जो है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण म का ही होगा। इस तरह गुम्फन। गुम्फन में फ के साथ पांचम वर्ण म की जो आवाज़ है उसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अगला है चंबा। तीसरा वर्ण जो पवर्ग का ब, चंबा, इसमें पंचम वर्ण की आवाज़ आ रही है तो हम इसे लिख सकते हैं। इसी तरह आगे है संभव। संभव शब्द जो है हमने भ के साथ म की आवाज़ पंचम वर्ण की जो आ रही है उसे हम अनुस्वार रूप में ऐसे लिख सकते हैं। मैं हर शब्द में एक एक समझा रही हूँ आपको। ऐसे य, र, ल, व, श, स, ह के साथ जो शब्द आरंभ होने वाले होते हैं उसमें संस्कृत के सम आता है तो उसे हम स के ऊपर अनुस्वार लगाकर लिख सकते हैं। जैसे है
संयुक्त, सम प्लस युक्त संयुक्त हो गया। सम प्लस हार संहार। ये आवाज़ जो है सम को हमेशा अनुस्वार रूप में लिख सकते हैं। ये हमने अनुस्वार समझा है। अनुस्वार कहाँ व्यंजन है, ये नासिका ध्वनि है। और अब हम समझते हैं अनुनासिक। अनुनासिक जिसकी निशानी है चंद्र बिंदु। ये जब हम इसको बोलते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, लेकिन अनुस्वार बोलते समय हवा सिर्फ मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, सॉरी। और जैसे कांच, जब हमने कांच बोला आ के साथ यानी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है। इसी तरह पूंछ शब्द है, पूंछ ऊ के साथ ऊ, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो ये पूंछ शब्द है। ये हमने अनुनासिक शब्द है, यानी यहाँ अनुनासिक लगेगा। ये शिरोरेखा के ऊपर लगता है हमेशा। जो जिन मात्राओं में जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर आती हैं वहाँ ये चंद्रबिंदु नहीं लगाया जाता, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग होता है। लेकिन आवाज़ अनुनासिक की होगी, हवा और नाक से मुंह निकलते हुए जैसे आवाज़ आती इस प्रकार। जब जो मात्राएं हैं जैसे बड़ी ई की, ए की, शिरोरेखा के जो ऊपर आती हैं, उसके साथ जगह की कमी के कारण व्याकरण में इसे सिर्फ अनुस्वार लगाने की अनुमति है। हम इसे अनुस्वार के साथ लिख सकते हैं, लेकिन बोलते समय आवाज़ इसकी अनुनासिक रूप में ही आएगी। अब आपने जो समझा है अभी तक अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। जो अनुस्वार है वो एक व्यंजन है, लेकिन अनुनासिक जो है वो एक स्वरों का गुण है, स्वर के साथ लगता है। ये हमेशा स्वर की मात्रा है, ये ना स्वर है ना व्यंजन है। अब दोनों में अंतर अनुस्वार और अनुनासिक में, अगर इनमें अंतर ना समझें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हंस शब्द है, हंस का अर्थ अगर अनुस्वार लगा है तो ये पक्षी है। हंस अगर नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है तो ये एक क्रिया है, हंसना। अनुस्वार ये दोनों में काफ़ी अंतर है, इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। अनुस्वार जो है 5 वर्गों का पंचम वर्ण है, नासिक्य है। अनुनासिक जो है स्वरों का गुण है, इसे बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। चंद्र बिंदु में जो उच्चारण है अनुनासिक स्वरों से ध्वनि चिपकी रहती है, यानी जैसे आ, ऊ, ए, इस तरह फैंक जैसे बोलते हैं हम, ईंट, इस प्रकार के जो शब्द हैं हमेशा उसके साथ ध्वनि चिपकी रहती है। जैसे सांप, अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करके देखें तो अभी जैसे स के बाद आ, चंद्र बिंदु लगा हुआ, प प्लस अ, इसको वर्ण विच्छेद करते समय भी हमने ध्यान रखना होता है। जैसे चंपक शब्द है, अब चंपक, ये म की जो स्वर है अनुस्वार है वो म की आवाज़ है। च प्लस अ प्लस म आएगा हलंत के साथ, इसको हमने फिर प प्लस अ प्लस क, इस तरह ये दोनों का हम अंतर स्पष्ट हो जाता है हमें कि दोनों में कैसे अंतर है। धन्यवाद। अब दोनों में आपने जो अंतर देखा है, आप पुस्तक में से इन शब्दों को पढ़ेंगे और अंतर को समझेंगे।